अपनी जो पीवाईक्यू और पॉलिटी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड लेक्चर है। आज हम लक्ष्मीकांत के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, पर्टिकुलरली सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स 1995 से लेकर 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इन चैप्टर से जुड़े हुए हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनोखे फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं, उन्हें समझने वाले हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जहाँ पे मैंने प्रियम्बल पूरा कवर करा दिया था। ये सेकंड लेक्चर है सीरीज का। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। और इसके जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटी, सीसैट और करंट अफेयर्स की सीरीज चालू है जिसमें रेगुलर कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल रहा है, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। सैलिएंट फीचर्स कि हमारा जो संविधान है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसके कौन-कौन से ऐसे अनोखे फीचर्स हैं। पर्टिकुलरली लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अलग-अलग स्रोतों से लिया गया है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम, क्वाजी फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी मेंटेन करते हैं, इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं। एक-एक करके सारे फीचर्स डिटेल में समझेंगे एंड समझेंगे कि कैसे यूपीएससी ने यहाँ पे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले, दुनिया में जितने भी संविधान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें लिखा पढ़ी होती है प्रॉपर, जैसे कि अमेरिका का संविधान, इंडिया का संविधान। आपको पता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वो लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। और दूसरे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहां पे कोई लिखा पढ़ी में बात नहीं होती है। जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन उठता है कि सर अगर वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो काम कैसे करता है। बेसिकली ब्रिटेन में एक नेगेटिव लिस्ट होती है, और उस नेगेटिव लिस्ट के माध्यम से बोले आता है कि देखिए, आपको जो करना है आप करिए, जो नहीं करना होगा पार्लियामेंट उसके लिए कानून पास कर देगा। तो ब्रिटेन का सिस्टम इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है कि वहां पे आपको जो पॉसिबली करना है आप कर सकते हो, लेकिन जो नहीं करना होगा उसके लिए सरकार अलग से कानून पास कर देगी। तो इस तरीके से वहां के नागरिकों को, सिटीजन्स को फ्रीडम और राइट्स दिए जाते हैं कि आप जो चाहे वो कर लीजिए। अगर हमारे को लगता है कि कुछ काम गलत हो रहा है, कुछ काम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम अलग से कानून पास कर देंगे। तो रिटन और अनरिटन में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जैसे कि इंडिया और यूएस का, उसमें राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस साथ में ही संविधान के अंदर लिख दी जाती हैं। वेरास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो एक अग्रीमेंट के ऊपर काम करते हैं कि जनता और सरकार के बीच में एक अग्रीमेंट चालू है कि ठीक है, जो करना कर लेना, लेकिन अगर कुछ नहीं करना होगा तो उसके लिए हम कानून पास कर देंगे। तो इस तरीके से दो टाइप के संविधान होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। अब आप खुद सोचिए, भारत का संविधान कौन सी कैटेगरी में आएगा? हमारे को पता है, रिटन कैटेगरी में आएगा। उसमें भी जो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए इसे एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाथी के साइज का कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ओरिजिनली जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात भी और यूपीएससी की बात भी, कि हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एनफोर्स बोल रहे हैं या एडॉप्ट बोल रहे हैं। अगर एडॉप्ट बोला होता तो 26 नवंबर 1949, अगर एनफोर्स बोला है तो 26 जनवरी 1950। अपने कान और दिमाग एकदम खोल के जो है एग्जाम में भी और लेक्चर में भी सारी बातें सुनेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां थी। आज की तारीख में अमेंड हो के एज ऑफ टुडे अप्रोक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। सवाल उठता है कि ये लेंथीएस्ट कैसे हुआ। अगर इसी की हम तुलना करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए एक छोटी सी स्लाइड ऐड कर दिया है कि कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में अजीबोगरीब जब सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स देता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। आजकल तो वो कुछ भी पूछ रहा है, तो इसलिए हम कोई रिस्क ले नहीं सकते। मैंने एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दी। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू में बना था उसमें कुल 7 आर्टिकल्स थे। ऑस्ट्रेलिया में 128, चाइना में 138, कनाडा में 147। अब आप समझो, हमारे यहाँ 470 और इनके यहाँ
100 150 आर्टिकल्स, 150 तो क्रॉस ही नहीं हो रहा हमारे यहाँ, मतलब डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखने बैठे? उसका सबसे पहला कारण है ज्योग्राफी। हमारी ज्योग्राफी इतनी वास्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, कि हर एरिया की डिमांड्स अलग-अलग हैं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग-अलग स्टेट्स और रीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी क्रिएट करे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो अलग-अलग स्टेट्स के लिए हमारे आर्टिकल 370 और 371 में अलग-अलग स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करे गए हैं। तो इस वजह से अलग-अलग रीजन्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा बनाया। साथ में हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं, लोगों को उत्पीड़न हुआ, हम गुलाम रहे इतने साल अंग्रेजों के, तो हमने ये सोचा कि हमारा इतिहास बहुत ही धोखे से भरा रहा है। अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा करा, ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे और हमारे ऊपर राज करने लगे। तो हमने क्या किया, इतने डिटेल में सारे प्रोविजन लिख दिए कि कल को कोई भी सरकार आए, वो अपनी मनमर्जी ना कर पाए। कहने का मतलब है, लोगों को इतने हद तक हमने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन कर दिए कि सरकार कोई भी अधिकार ना ले पाए। जैसे अंग्रेज क्या करते थे, उनका मन आता था वो अधिकार देते थे, मन आता था छीन लेते थे, कभी भी जेल में डाल देते थे। राउलेट लॉ जैसे कोई भी अतरंगी कानून ले आते थे। ऐसे थोड़ी ना व्यवस्था चलती है। तो हमने बोला कि भैया हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों को जो इतने साल गुलामी की जंजीरों में प्रॉब्लम हुई है, वो अब आजाद हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। और इसलिए हम हर एक प्रोविजन को पूर्ण रूप से डिटेल में लिख देंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स क्या है, चाइल्ड लेबर प्रिवेंट करनी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, कानून के आगे सब बराबर हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, पब्लिक नौकरियों में सबको बराबरी मिलनी चाहिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल होना चाहिए, क्रिमिनल केसेस में नो डबल जियोपार्डाई, नो एक्सपोस्ट फैक्टर लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए। इस तरीके से अरेस्ट के फॉर्म में क्या प्रोविजंस मिलेंगे, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, ये सारे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में डाला गया। साथ में सरकारों को निर्देश दिए गए डीपीएसपीस के फॉर्म में, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन, रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोटेक्शन, ये सब क्रिएट करा गया। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नेशनल कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, ये सब प्रोविजंस इतना डिटेल में डाल दिए कि कल को अगर कोई ऐसी सरकार आती है जिसकी नीयत खराब हो, वो हमारे देशवासियों को दोबारा से अपनी गुलामी में ना डाले। इसलिए इतिहास को देखते हुए हमने इतने प्रोविजंस डाल दिए कि कंफ्यूजन का स्कोप ही ना बचे। फिर हमने क्या करा, हमने बोला कि हमारे यहां एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यूएस में क्या होता है कि वहां पे सेंटर का, केंद्र की सरकार का, मतलब जो बाइडेन का, डोनाल्ड ट्रंप का अलग संविधान है, और जो स्टेट लेवल के गवर्नर है, न्यूयॉर्क के गवर्नर, फ्लोरिडा के गवर्नर, उनका संविधान अलग चलता है। वहां पे 50 स्टेट्स हैं। तो अमेरिका में टोटल 51 कॉन्स्टिट्यूशन हैं। 50 तो हो गए स्टेट्स के, एक हो गया केंद्र सरकार का, टोटल 51 कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज हिंदुस्तान में तो एक ही संविधान है। मतलब कि सेंटर और स्टेट्स के जितने भी प्रोविजंस हैं, सब एक ही संविधान में दिए हुए हैं। अब चाहे वो गवर्नर के प्रोविजन हो या प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के हो या चीफ मिनिस्टर के, विधानसभा, विधान परिषद के हो या लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के, अटॉर्नी जनरल के हो या एडवोकेट जनरल के हो, यूपीएससी के हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, सारे प्रोविजन जो हैं एक ही संविधान में दिए हुए हैं। इस वजह से हमारा संविधान थोड़ा लंबा हो गया। साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें हैं, एक है प्रिंसिपल्स और एक है प्रोसीजर्स। किसी भी संविधान में ना दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल मतलब फिलॉसफी, एंड प्रोसीजर्स। प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी का मतलब हो गया जैसे कि वी आर अ वेलफेयर स्टेट, जस्टिस, लिबर्टी, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में दिए हुए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इगॉलिटेरियन स्टेट, सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, इस टाइप के प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में डिटेल में मेंशन्ड है। इतना ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के अलावा डिटेल में प्रोसीजर्स भी मेंशन्ड है। कैसे प्रोसीजर? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कि सारे एमएलएस के वोट की वैल्यू होगी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा,
इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आएगा। इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जो हैं वो हमारे को दी हुई हैं कि कहीं पे हमारे को सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कहीं पे प्रस्ताव पास करवाना है बाय मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब कि प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी हमारे को दोनों ही चीजें डिटेल में दी गई हैं। ये जो अभी हमने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन देखे, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनमें क्या हुआ है, मोस्टली प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी दे दी। जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे हमारे में है, इनके में वो इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है। हमने ये इसलिए करा, डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि सर आप ये प्रोसीजर्स को इतना डिटेल में क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि हमारे देशवासी किसी की भी खराब और गंदी नीयत का शिकार बने, और इसलिए हम जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको डिटेल में डाल रहे हैं। तो ये कारण है कि क्यों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ये था हमारा पहला सैलिएंट फीचर। अब चलते हैं अपने दूसरे सैलिएंट फीचर पे, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बेसिकली क्या हुआ कि 1946 के बाद से जब हम अपना संविधान बनाने बैठे तो डॉक्टर अंबेडकर और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से बात हो रही थी। उनसे पूछा कि सर अच्छा बताओ अब क्या करना है। उन्होंने बोला क्या करना है, आज की तारीख में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं, बाकी देशों में ऑलरेडी संविधान बन चुके हैं, अब हम नया क्या ले आए। राइट्स तो राइट्स ही हैं, डायरेक्टिव्स तो डायरेक्टिव्स ही हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ही हैं। अब इसमें बता दो नया क्या ले आए, राइट्स तो राइट्स की तरह ही मिलेंगे ना। बात तो सही है। उन्होंने बोला अब तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे बैठ के कोई नई इन्वेंशन करूं पॉलिटिकल साइंस में, वो तो आसानी से पॉसिबल नहीं है, हमारे को तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें जो बेस्ट बेस्ट फीचर्स हैं उनको एडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा के सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो? नहीं, उन्होंने बोला कि ब्रॉड ब्रॉड ढांचा जो है सिर्फ वो ले लो बाहर से, उसके बाद जो अपने अंदर के प्रोविजंस हैं उनको हम खुद लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, उन्होंने बोला कि अमेरिका के संविधान से हम फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, लेकिन अंदर कौन कौन से राइट्स मिलेंगे वो हम भारत की सोसाइटी के हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस से ले लिया, लेकिन उसमें प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डालना है, वो हमारा अपना खुद का राइट है। आप अनटचेबिलिटी ढूंढोगे तो आपको अमेरिका के संविधान में मिलेगा नहीं। सिमिलरली, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिखे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब वाजिब प्रतिबंध। पिछले लेक्चर में भी जब मैं लिबर्टी पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि वाजिब प्रतिबंध का मतलब होता है कि आपकी आजादी किसी और के लिए आतंक ना बने, इस वजह से कानून के माध्यम से आपके राइट्स के ऊपर एक रोक लगाई जाती है, जिसे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ऐसे में अभी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका के संविधान में है वो नहीं लिखी हुई। वहां पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप समय समय पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तय करता रहता है। इंडिया में हमने क्या करा, हमने राइट्स तो दिए ही, लेकिन राइट्स के साथ साथ कौन कौन से उसके ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं वो भी हमने संविधान के अंदर ही मेंशन कर दिया। तो ऐसे में हमने भले ही कॉन्सेप्ट यूएस से लिया हो, लेकिन अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो हमारा खुद का है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसमें भी हमने अलग अलग देशों से अलग अलग फीचर्स को बोरो करा, और अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 250 प्रोविजंस हमने यहाँ पे बोरो करे। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत हेवीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस्ड है। यहां पे आपको एक चीज समझनी है, डॉक्टर अंबेडकर जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि सर देखिए जो मैं दूसरे देशों से ले रहा हूं ना, ये पर्टिकुलरली फिलॉसफी ले रहा हूं। मैंने भी क्या बताया कि हर संविधान में दो चीजें होती हैं, एक होती है फिलॉसफी और एक होती है प्रोसीजर। उन्होंने बोला कि जो मैं दूसरे देशों से ले रहा हूं वो मोस्टली फिलॉसफी ले रहा हूं, राइट्स की, गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, डीपीएसपी की, ड्यूटीज की, और जो प्रोसीजर्स हैं वो मोस्टली मैं ले रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में,
या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वहां पे ऐसे टाइप की अतरंगी स्टेटमेंट देके वो आपको फंसा सकता है, लेकिन इस बार हम डरने वाले नहीं है उससे। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे मैसिव, सबसे मैक्सिमम प्रभाव पड़ा। ऐसे में हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो करा, एक बार वो समझते हैं। यहां पे मैंने क्या करा है, ये इंग्लिश की टेबल है, इसी के बाद हिंदी की भी टेबल है। तो आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये वाली टेबल है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये वाली टेबल सेम टू सेम मैंने बना रखी है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये हमारा छूट जाएगा, हम हिंदी मीडियम के, नहीं, आपके लिए भी पूरी टेबल यहाँ पे बना रखी है मैंने। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि अलग अलग एरिया से हमने क्या क्या बोरो करा। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्कीम बोरो करी। यहां पे कई सारे वर्ड्स यूज होंगे, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। इधर कई सारे वर्ड्स यूज होंगे, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं हर वर्ड को समझा सकूं। अगर आपको लग रहा है कि कोई वर्ड ठीक से रिवाइज नहीं हुआ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे वर्ड्स के ऊपर जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो आगे आएंगे। फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर है, इलेक्शन कमीशन का पूरा चैप्टर है, यूपीएससी का पूरा चैप्टर है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर पूरा चैप्टर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा चैप्टर है, डीपीएसपी और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो आपको डरना नहीं है कि मैंने फटाफट से ऊपर ऊपर से निकाल दिया, नहीं। अभी मेरा फोकस है सैलिएंट फीचर्स के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ सैलिएंट फीचर्स के ऊपर फोकस करें, और जो इंडिविजुअल डिटेल्स हैं उनको हम चैप्टर वाइज तरीके से देखते रहेंगे। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने कहां से क्या बोरो करा है, सिर्फ अभी उस पर फोकस करिए और उससे एसोसिएटेड पीवाईक्यूज दिखाऊंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने फेडरल स्कीम बोरो करी। फेडरल स्कीम का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है वो हमने बोरो करा। गवर्नर का ऑफिस होता है राज्यपाल, वो हमने बोरो करा। जुडिशरी होनी चाहिए और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होने चाहिए, वो सिस्टम बोरो करा। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट और सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब कि आपातकाल की स्थिति आर्टिकल 352 के अंदर जो दी हुई है वो भी हमने यहाँ से ली, और साथ में दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कि डिपार्टमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, एक फाइल दूसरी जगह से कैसे जाएगी, ये सारे टाइप की जो डिटेल्स हैं ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करे। फिर आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने सबसे पहले लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इसी लेक्चर में मैं लास्ट में अभी समझाऊंगा आपको, जहां पे कैबिनेट होता है और फिर वो लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा अभी। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। प्रोफेसर डाइसी का एक कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 14 जब पढ़ाऊंगा तो उधर डिटेल में बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ एग्जैक्टली क्या होता है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, और हम चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या किसान हो, कोई ऑटो वाला हो या पकौड़े वाला, सब कानून के आगे एकदम बराबर हैं, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब कि अपना किस तरीके से बिल्स पास होंगे, मनी बिल्स, और नॉर्मल पार्लियामेंट में रीडिंग कैसे होगी, पार्लियामेंट्री कमिटीज को किस तरीके से बिल्स रेफर किए जाएंगे, वो सब। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, कल मैंने आपको बताया था प्रियम्बल वाले लेक्चर में कि हमारे को अपने देश में फ्रेटर्निटी बनाए रखने के लिए और भाईचारे की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाना था। कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक नागरिकता होगी तो ही आप हिंदुस्तानी महसूस कर पाओगे और दूसरे हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर रह पाओगे। वो जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था कि सारे के सारे नागरिकों को सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी भारत की, किसी और देश की नागरिकता वो साथ में नहीं होल्ड कर सकते, ये कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया था। फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का कैबिनेट हो गया, चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट हो गया, ये हमने यहां से लिया। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो कोर्ट्स अलग अलग प्रकार के रिट्स इशू करते हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जो सांसद होते हैं उनके पास कुछ भी बोलने की प्रिविलेज होती है, उसके अलावा उन्हें प्रिविलेजेस मिलती हैं, घर, गाड़ी, बंगला, एटसेट्रा। ये प्रिविलेजेस जो हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी। एंड देन बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि संसद में दो घर हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। जैसे यूके के पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सिमिलरली हमारे यहाँ भी दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये सारे फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे थे। ऑल्सो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट इज कि अगर हम ब्रिटेन में क्राउन की बात करते हैं, कि ब्रिटेन में जो राजा रानी होते हैं, क्राउन होता है, वो बेसिकली एक नॉमिनल हेड होता है।
नॉमिनल हेड का मतलब सिंबॉलिक हेड, कि उनके हाथ में कोई रियल पावर नहीं होती और वो बस नाम के लिए राजा रानी है, उनके पास नाम की पावर है बस। सेम कॉन्सेप्ट नॉमिनल हेड का हमने इंडिया में बोरो करा था अपने प्रेसिडेंट के लिए, कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होंगे वो नॉमिनल हेड होंगे, मतलब कि वो असली में उनके पास कोई पावर नहीं होगी, वो सिर्फ एक रबड़ स्टैंप होंगे। ये जो प्रेसिडेंट का नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक रियल हेड नहीं होगा, एक नॉमिनल हेड होगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। कि जैसे वहां पे आशीष नेहरा, ऋषि सुनक के पास सारी पावर है आज, वैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में काफी पावर है। वहां पे उधर प्रिंस चार्ल्स और इन सब के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है। सिमिलरली हमारे यहाँ प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, इनके पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारे नॉमिनल हेड हैं। और ये जो नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट्स बोरो करे। साथ में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी, ये भी कॉन्सेप्ट हमने यूएस से लिया। साथ में जुडिशियल रिव्यू, आपको पता है हमारे आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून पास करते हैं तो हमारी जुडिशरी जो है उसके ऊपर एक रिव्यू लगा सकती है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, वो भी हमने यूएस से लिया। राष्ट्रपति का इंपीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 के अंदर दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है, वो भी हमने यूएस से लिया। तो यहाँ पे समझिए कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होंगे, ये हमने यूके से लिया, और राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होगा वो प्रोसेस पूरा हमने यूएस से लिया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, आर्टिकल 124 के अंदर जो पूरा प्रोसेस दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, वो भी हमने यूएस से लिया। और साथ में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से ली। यहाँ पे मैं बीच बीच में आर्टिकल नंबर इसलिए बोलता जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्योंकि ये पीवाईक्यूज और क्रैश कोर्स है तो आपने पॉलिटी एक बारी तो एटलीस्ट बेसिक तरीके से पढ़ी ही होगी। इसलिए आपको आर्टिकल नंबर रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि यूपीएससी आर्टिकल नंबर के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस देता है, इसलिए मैं बीच बीच में आर्टिकल नंबर बोलता जा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में सारे आर्टिकल्स रिवाइज होते रहे और आपको खुद से वो काम ना करना पड़े। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया, याद रखेंगे कि मतलब हमारे यहाँ जगदीप धनखड़ होंगे, वो कहां से पता चलता है? अमेरिका से पता चलता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा आप ये देखिए कि ये यूके, ये अमेरिका, यहाँ पे हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये हम मोस्टली फिलॉसफी बेस्ड बातें कर रहे हैं। राइट्स, पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है? ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, प्रोसीजरल नहीं है। दीज आर मोस्टली कंसेप्चुअल फिलोसफिकल थिंग्स। कहने का मतलब है कि जितनी भी ये बातें हैं फिलोसफी बेस्ड, वो हमने मोस्टली बाहर से ली हैं। प्रोसीजरल बातें हमने कहाँ से ली हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में दिए हुए हैं हमारे को, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस से, वो कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया। और राष्ट्रपति का मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो मेथड जो है राष्ट्रपति के चुनाव का, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो आप समझिए कि प्रेसिडेंट का जो हमारे यहाँ ऑफिस है वो 3 देशों से लिया गया। राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होंगे यूके, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा? यूएस, राष्ट्रपति के नीचे एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे यूएस, और राष्ट्रपति को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से? आयरलैंड। तो राष्ट्रपति के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे अक्रॉस कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आते हैं कनाडा पे। कनाडा से हमने सबसे पहले बोरो करा अक्षय कुमार, नहीं, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम हमने बोरो करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होगा, ये हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। लेकिन इन दोनों में सेंटर थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा, सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, थोड़ी सी पावर ज्यादा सेंटर को देंगे। ये हमने कहां से सीखा? कनाडा से। तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे कि वो क्या बात बोल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर बोल रहा है या वो प्लेन फेडरलिज्म बोल रहा है। अगर सिर्फ फेडरलिज्म बोल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935,
अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर बोल रहा है तो उसमें कनाडा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ रेजिडुअरी पावर्स होती हैं जो कि आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। वो रेजिडुअरी पावर्स केंद्र के पास रहेंगी। बेसिकली हमारे यहाँ 4 प्रकार की पावर्स होती हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी पावर्स। यूनियन लिस्ट के ऊपर केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट मैटर्स के ऊपर स्टेट कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर यूनियन और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो यूनियन का कानून प्रिवेल करेगा। और फिर आती है रेजिडुअरी पावर्स आर्टिकल 248 के अंदर। ये जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंडिया में होंगी। ये चीज हमने कनाडा से सीखी। फिर स्टेट का जो गवर्नर होगा वो केंद्र द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, अगेन कनाडा से सीखा। और आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन दी गई है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, ये भी हमने कनाडा से लिया। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को 3 लिस्ट दी हुई है: यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, ये हमने सीखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्यों? क्योंकि फेडरल प्रोविजंस हमने वहीं से लिए थे कि एक यूनियन लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट होगी। ये हमने सीखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा एक तीसरी लिस्ट होगी कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने सीखा ऑस्ट्रेलिया से। और चौथी लिस्ट रेजिडुअरी पावर्स जो आर्टिकल 248 में दिया हुआ है, वो सीखा हमने कनाडा से। तो अब आपके दिमाग में 7 शेड्यूल, आर्टिकल 246 और आर्टिकल 248 यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा राज्यों में आपस में ट्रेड कॉमर्स हो सकता है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरीके से ट्रेड होगा और पूरा बिजनेस चलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा। साथ में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। अब आते हैं जर्मनी पे। जर्मनी से हमने सीखा इमरजेंसी के समय पे फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो रहेंगे। यहाँ पे 99.99% एस्पिरेंट जो हैं वो गलती करते हैं। कैसे? उनसे पूछो इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए हैं, वो कहेंगे जर्मनी जर्मनी जर्मनी। गलत। इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अब देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से हमने सिर्फ एक प्रोविजन लिया है, और वो है कि जब इमरजेंसी लगेगी उस समय पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। ये स्पेसिफिक प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। तो सर यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इमरजेंसी के समय पे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, ये कहां से लिया? अपना जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ में आज मैं आपको कवर कराऊंगा पूरा, लेकिन एक टर्म आपने पक्का सुनी होगी पॉलिटी में, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी से ही बोरो करा था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये एक्चुअल में जर्मनी से लिया गया था। तो जर्मनी की 2 बातें याद रखेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर, दूसरा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब आते हैं रशिया या फिर यूएसएसआर पे। प्रियम्बल वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो हमारा जस्टिस होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो हमने रशिया यूएसएसआर से लिया। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A में हमारे को दी हुई हैं, वो भी हमने यूएसएसआर से बोरो करी। फ्रांस, हमने एक वर्ड देखा था प्रियम्बल के लेक्चर में, दैट इज ट्रिनिटी। किस चीज की ट्रिनिटी थी? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की। ये जो पूरी ट्रिनिटी है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, ये भी हमने फ्रांस से बोरो करी। और साथ में रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो है वो भी फ्रांस से लिया गया। रिवाइज करवा दूं, रिपब्लिक का मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और कोई भी अपना राष्ट्रपति बन सकता है। साउथ अफ्रीका से हमने आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो लिया, और साथ में राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरीके से होगा कि विधानसभा के मेंबर्स वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग करेंगे। ये प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया। याद रखेंगे कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा हमने लिया था आयरलैंड से, कि 12 मेंबर्स लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस में नॉमिनेट किए जाएंगे, ये हमने आयरलैंड से लिया था। और बचे हुए मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। ऑल्सो जापान से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि हमारे संसद भवन के पास पावर है। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में डिस्कशन करूंगा, तो काफी डिटेल में ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि हमारे संसद भवन के पास यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में किसी भी मैटर के ऊपर कानून बनाने की पूर्ण रूप से पावर है। वो जिस मैटर पर चाहे उस मैटर के ऊपर कानून बना सकते हैं। मतलब कि जो हमारी विधायिका होती है, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, उसकी जो पावर होती है कानून बनाने की अलग अलग मैटर्स के ऊपर, उसे हम
प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने यूके से लिया और कुछ लोग कहते हैं जापान से लिया। तो एग्जाम में अगर आपको जापान दिखता है तो पहले आप जापान टिक करेंगे, अगर जापान नहीं दिखता तो आप यूके टिक करेंगे कि हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यूके से लिया है। इसी से जुड़ा 2003 में एक सवाल हमारे को देखने को मिलता है प्रीलिम्स का, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था, और वो था कि एक तरफ हमारे को दिए हुए फीचर्स और दूसरी तरफ हमारे को दी हुई है कंट्री, कि कौन सा फीचर हमने कहां से बोरो करा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, ये आपको बताने की कहां से लिया, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन। मेरे को क्लियरली दिखता है कि अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूं तो वो मैंने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, मतलब कि डीपीएसपी और आयरलैंड मैच हो गया। फंडामेंटल राइट्स मैंने यूएस से लिया है, ये मैच हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट क्लियरली मेरे को अभी भी याद आया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया पे चला गया। और इंडिया में फेडरलिज्म होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, ये हमने कनाडा से लिया। फेडरलिज्म लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ये कनाडा से लिया। तो अपना ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो हमने देख लिया लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अलग अलग सोर्सेस से ड्रॉ करा गया है। अब चलते हैं अगले फीचर पे, दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दुनिया में दो प्रकार के संविधान होते हैं। हाँ सर, अभी आपने बताया था रिटन अनरिटन, नहीं वो तो होता ही है, उसके अलावा भी दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होते हैं रिजिड और एक होते हैं फ्लेक्सिबल। रिजिड में क्या होता है, फोर्स लगाओ फोर्स लगाओ फोर्स लगाओ तो भी नहीं हिलता, जैसे लोहा हो गया। फ्लेक्सिबल, कागज हो गया, जरा सा ऐसे कुचला पूरा मुड़ गया। रिजिड और फ्लेक्सिबल। अमेरिका का संविधान जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और यूके का संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। सर ये सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि ये रिजिड और फ्लेक्सिबल को मापते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है कि उसके अंदर संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट, हाँ सर अभी भी याद आया, साउथ अफ्रीका से आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट प्रोसेस हमने बोरो करा है, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है, अगर ये मुश्किल है तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रिजिड, कठोर, ठोस, कि उसको बदलना मुश्किल है। अगर ये अमेंडमेंट का प्रोसेस आसान है, इजी, तो वो हो गया फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन उठता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। यूएस का तो हमने देख लिया कि उसका अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत मुश्किल है और इसलिए वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूके तो उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जैसे बदलाव करना कर लो, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। सवाल उठता है सर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। हम इसका जवाब ये एनालाइज करके देंगे कि भारत में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितना मुश्किल है कितना आसान है। अगर हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस मुश्किल हुआ रिजिड, इजी हुआ फ्लेक्सिबल। एक और चीज यहां पे समझनी है, अभी के लिए मैं आपको अमेंडमेंट का प्रोसेस ऊपर ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि अमेंडमेंट का पूरा चैप्टर है जो मेरे को बहुत डिटेल में कवर करना है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने अमेंडमेंट का चैप्टर छुड़वा दिया यहां पे, क्योंकि हमारा फोकस सैलिएंट फीचर्स पे है, इसलिए टॉपिक से ना डेविएट होते हुए हम अमेंडमेंट्स को भी ऊपर से समझेंगे, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि हम रिजिड हैं या फ्लेक्सिबल हैं। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 की निटिग्रिटीज क्या हैं, वो तो मैं पूरे चैप्टर में आपको डिटेल में कवर करवाऊंगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। राइट, अभी यहां तक देख ही लिया और मजा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक भी करो, उधर वो अंगूठे वाला बटन उसे ऐसे पेन फेंक के मारो उधर, और साथ में सब्सक्राइब बटन दबा लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उधर मैं कोई ये सेमिनार वेमिनार के न्योते नहीं देता, पूरी काम की बात होती है, पीडीएफ क्वेश्चंस वगैरह उधर मिलते रहेंगे, तो उसे ज्वाइन कर लो। कभी कभार मोटिवेशन बाजी भी मैं उधर कर लेता हूँ कि ठीक है कोई कोट वगैरह डाल दिया, लेकिन रोज नहीं डालता। तो अब भारत का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, उधर तीन तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, समझते हैं। ये स्लाइड में थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा है और मेरे को पता है, लेकिन बस एक स्लाइड है जिसमें थोड़ा हौच पौच हुआ है, बाकी सब में एकदम खुला खुला है। तीन तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हो सकता है। पहला, जहां पे आपको सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब हो गया मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस।
एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपकी स्पेशल मेजॉरिटी हो गई। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब कुछ खास है। ये कुछ टाइप के मैटर्स में चाहिए होता है। कौन से मैटर्स होते हैं वो अभी छोड़ दो, आर्टिकल 368 वाले चैप्टर में डिटेल में बता दूंगा, पूरा पानी कितना साफ हो जाएगा, तो उसकी चिंता अभी मत करो। अभी बस ये समझो कि कुछ मैटर्स में हमारे को एक मुश्किल प्रोसेस फॉलो करना होता है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन टोटल मेंबरशिप। दूसरे कुछ केसेस में हमारे को चाहिए होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस अप्रूवल ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स, अप्रूवल ऑफ 50% स्टेट्स, कि 50% राज्य जो हैं वो अपने विधानसभा से इस प्रस्ताव को पास करवा रहे हैं, तभी अमेंडमेंट होगा। ये प्रोसीजर बेसिकली फेडरल प्रोविजंस में यूज होता है, जैसे कि अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस चेंज करना हो, आपको जीएसटी के कोई प्रोविजन चेंज करने हो, जो फेडरल फीचर्स हैं अगर आपको वो बदलने होंगे तो आप स्टेट्स का भी अप्रूवल लेंगे। मतलब कि ये वाला जो प्रोसेस है ये और भी ज्यादा टफ हो गया। ये वाला तो कम टफ था, ये और भी ज्यादा टफ हो गया। मतलब ये 2 स्टार प्रोसेस हो गया तो ये 3 स्टार प्रोसेस हो गया। हाँ सर, अभी तो अपना संविधान रिजिड लग रहा है एकदम। पहले तो आप स्पेशल मेजॉरिटी बोल रहे थे, फिर और केसेस आ गए तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ 50% स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। फिर आता है एक 1 स्टार केस, बहुत ही आसान केस, कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जैसे कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, आर्टिकल 234, आर्टिकल 169। ये सब क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विधान परिषद के प्रोविजंस, स्टेट्स बनाने, स्टेट का नाम चेंज करने के प्रोविजंस, शेड्यूल 1, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोविजन चेंज करने के प्रोविजंस, इन सबको हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हो गया मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि इनको बहुत ही आसान तरीके से, एकदम लॉलीपॉप तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, समझो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे कठोर प्रोसेस, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का अप्रूवल। जहां पे मामूली मामले हैं, कोई ज्यादा बड़े मामले नहीं है, पार्लियामेंट अपने आप देख लेगा, वो भी स्पेशल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से। तो मतलब हमारे यहां कठोरता भी है और हमारे यहां एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और इसीलिए हम ना तो अमेरिका की तरह पूरे तरीके से रिजिड हैं और ना ही यूके की तरह पूरे तरीके से हम सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं। हम एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, जहां पे मैटर बड़े हैं वहां पे कठोर रिजिड स्पेशल मेजॉरिटी स्टेट का अप्रूवल, और जहां पे छोटे मैटर हैं वहां पे पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से अपने आप काम कर लेगा। तो वी आर अ ब्लेंड, वी आर अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 3 टाइप के अमेंडमेंट जैसे हमारे संविधान में होते हैं, ये याद रखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि वी आर अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने क्या सीखा, प्रीलिम्स में क्या स्टेटमेंट बनाएगा वो, कि एक संविधान की रिजिडिटी, कठोरता और फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो कितना लचीला है, कितना कोमल है, ये कैसे पता चलता है, उसके अमेंडमेंट प्रोसेस से। हमारे यहां 3 प्रकार का अमेंडमेंट प्रोसेस दिया हुआ है, स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट प्लस 50% स्टेट्स एंड सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट, मतलब कि कुछ कठोर कुछ लचीला। वी आर अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आते हैं अपने चौथे सैलिएंट फीचर पे, दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फटाफट से डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं। फेडरल सिस्टम क्या था सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, करेक्ट। यूनिटरी बायस कहां से लिया था, कनाडा। चलो, तो हमारा एक और सैलिएंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। ठीक है सर, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, रिवाइज करवा दीजिए। चलो, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी, स्टेट गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, इनके बीच में पावर को डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। मतलब कोई एक आदमी हवा में आके पावर डिवीजन नहीं कर रहा कि आज प्रधानमंत्री का मन है तो स्टेट्स को पावर दे दी, आज प्रधानमंत्री गुस्से में है तो पावर नहीं दी। हमारे यहाँ ये सिस्टम काम नहीं करता। मतलब कि हमारे यहाँ संविधान के अंदर आर्टिकल
246, आर्टिकल नंबर मेरे साथ बोलो, आर्टिकल 246 याद करो जल्दी से। पावर डिवीजन कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 246 के अंदर दिया हुआ है। मतलब कि संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 246 ये बोलता है कि हमारे संविधान में एक अनुसूची स्केड्यूल होगा जिसे हम सेवंथ स्केड्यूल बोलते हैं। उस सेवंथ स्केड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी होंगी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन और स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्करेंट ऑस्ट्रेलिया। तो आर्टिकल 246 सेवन स्केड्यूल 3 लिस्ट दी होंगी जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का क्लियर कट डिवीजन होगा। इसलिए हम फेडरल हैं कि संविधान जो कि देश का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री है, वो पावर को डिवाइड कर रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसलिए हम एक फेडरल स्टेट हैं क्योंकि हमारे देश में सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सर अभी तो आपने बोला वी आर अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली ये जो आर्टिकल 246 है ये रिजिड फीचर है कि अगर आपको इसे अमेंड करना होगा ना तो आपको पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स का 50% अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब कि ये स्पेसिफिक फीचर रिजिड है। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, लेकिन ये स्पेसिफिक फीचर ये एक रिजिड फीचर है, एक कठोर फीचर है। मतलब कि संविधान जिसको कोई आसानी से छू नहीं सकता, उसमें पावर डिवीजन दिया हुआ है और साथ में हमारे यहां दी हुई है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अरे सर आपको तो पॉलिटी नहीं आती। हम यहां पे बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की, आप उधर पहुंच गए जुडिशरी पे। पहले खुद पढ़ के आओ जाओ। अरे इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? बेसिकली आप ये मानो कि कल को केंद्र की सरकार ने स्टेटलेस मैटर के ऊपर कानून बनाने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। हाँ है। सपोज करो केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कानून बनाने शुरू कर दिए। सर ये तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर इस प्रकार से कोई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस केस में हमारी जो न्यायपालिका है वो बीच में दखल अंदाजी करेगी और वो ये बोलेगी कि आपके डोमेन में ये नहीं आता, आप पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कानून मत बनाइए। ये सेवंथ शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट का मैटर है और इसलिए स्टेट को इसके ऊपर कानून बना लेने दीजिए। अच्छा, कि मतलब अगर सेंटर स्टेट्स के पाले में जाने की कोशिश करता है और स्टेट्स अगर सेंटर के पाले में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको एक दूसरे के पाले में जाने से रोकने के लिए एक रेफरी है और उस रेफरी का नाम है सुप्रीम कोर्ट। फुटबॉल में क्या होता है, एक दूसरे के हाफ में जाते हैं और फिर बॉल इधर से उधर जाती है तो उनको रोकने के लिए कौन होता है? रेफरी होता है, सीटी बजा के कि कुछ गलत काम ना हो। वैसे ही हमारा रेफरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है कि एक ऐसी न्यायपालिका जो ना तो केंद्र के वश में है ना ही राज्यों के वश में है, वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे देश में फेडरलिज्म को बनाने के लिए। और फिर बाइकैमरलिज्म। सर बाइकैमरलिज्म तो सुना सुना लग रहा है, अभी आपने बताया था यूके से बोरो करा है। बिल्कुल वही वाला बाइकैमरलिज्म जहां पे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होगी और कुछ राज्यों में विधानसभा विधान परिषद भी होगी। बाइकैमरलिज्म सर ये कैसे फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है? राज्यसभा में कौन आता है? लोकसभा में कौन आता है? लोकसभा में आते हैं आपके और मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी उसे हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। राज्यसभा में कौन आ रहा है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के अधिकारी, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, मतलब कि स्टेट्स की विधानसभा जिसको चुन के राज्यसभा में भेज रही है वो सांसद एक्चुअल में उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह आसाम से चुन के आए थे तो इस तरीके से वो आसाम के इंटरेस्ट को उधर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर कोई सांसद राजस्थान से आ रहे हैं राज्यसभा में तो वो राजस्थान के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो बाइकैमरलिज्म है जहां पे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होगी, उसमें राज्यसभा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि केंद्र तक राज्य की बात पहुंचाता है। मतलब कि बाइकैमरलिज्म जो है वो हमारे फेडरल फीचर का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमने क्या समझा कि हम फेडरल हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से फेडरल प्रोविजंस लिए हैं। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन 246, सेवन शेड्यूल, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। खत्म। अब आते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे हैं। मतलब कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है और हम क्यों क्वाजी फेडरल हैं।
क्यों हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, क्यों हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन है वो सेंटर के फेवर में ज्यादा है, सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्ट करता है, ऐसा क्यों है? सबसे पहले प्रोविजन है सिटीजनशिप का। अगर हम अपने पार्ट 2 की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक दिया हुआ है, सिटीजनशिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, राज्य कानून नहीं बना सकता। कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कानून पास करके। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, आप रह सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। मतलब कि यहाँ पे केंद्र के पास अथॉरिटी है डिसाइड करने की कि देश के अंदर कौन रहेगा। राज्यों के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड करें कि हमारे देश में कौन रहेगा। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है और ऐसे में सिर्फ केंद्र 7 शेड्यूल का इस्तेमाल करके सिटीजनशिप के कानून पास कर सकता है। और तभी आपने देखा होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास किया गया था, जिसके विरोध में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, वो जो कानून है वो संसद भवन में पास हुआ था। केरला, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स ने उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास करे थे कि ये कानून गलत है, ये कानून नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी उन प्रस्तावों की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का मैटर है और केंद्र जो है इसके ऊपर कैसा भी कानून बना सकता है, उसमें राज्य जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगला फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे यहाँ कॉमन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होंगे और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हटाना है तो पार्लियामेंट हटाएगा, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना तो भी पार्लियामेंट हटाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने में स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता। इस वजह से ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है ये भी एक तरीके से क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर का ही पार्ट मानी जाती है। फिर स्टेट्स के जितने भी गवर्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसलिए ये जो स्पेसिफिक फीचर है कि जिसको केंद्र सरकार चाहेगी वही स्टेट्स में गवर्नर बनेगा, इसे भी क्वाजी फेडरल फीचर बोलते हैं। उसके बाद जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती हैं। इनके एग्जाम्स यूपीएससी करवाता है जो कि केंद्र के अंदर बॉडी आती है और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। लेकिन ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विसेज के, ये वैसे तो केंद्र द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं लेकिन ये सर्व स्टेट में भी करते हैं कि जो स्टेट लेवल पे सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं और जो फॉरेस्ट रेंजर्स और दूसरे हाई लेवल के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, ये सब लोग केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं लेकिन एक्चुअल में काम ये स्टेट लेवल पे कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ केंद्र के द्वारा नियुक्त अधिकारी काम कर रहे होते हैं। तो इसे क्वाजी फेडरल फीचर के अंदर माना जाता है। ऑल्सो आर्टिकल 312 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को किस तरीके से चेंज कर सकता है। इसके बारे में ज्यादा बात तब करेंगे जब मैं सरकारी नौकरी के प्रोविजंस पे आऊंगा। साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे को दिए हुए आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, ये सारे के सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ ले जाते हैं कि केंद्र की सरकार जब चाहे प्रेसिडेंट के माध्यम से तब इमरजेंसी लगवा सकती है देश के अंदर। इसके डिटेल्ड प्रोविजंस इमरजेंसी के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस में स्टेट्स का कुछ खास कहना नहीं होता और ये पूरा का पूरा जो पिलर है ये केंद्र द्वारा डोमिनेटेड होता है। तो इन सब प्रोविजंस को देखते हुए हमारे को दिखता है कि कैसे, वैसे तो हम फेडरल हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो इसे कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम फेडरल इन फॉर्म हैं लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट हैं, कि हमारी जो पूरा स्वरूप है वो संघीय है लेकिन आत्मा में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बसता है। या फिर इसे क्वाजी फेडरलिज्म भी बोला जाता है। सिमिलरली इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोलते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट्स को बार बार सेंटर के साथ बार्गेन करना पड़ता है, पैसा दे दो, टैक्स के फॉर्म में दे दो, अधिकारी भेज दो, ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंड कर दो, इस तरीके से स्टेट्स को बार बार बार्गेन करना पड़ता है सेंटर से, इसलिए इसे कई बार बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोलते हैं। सिमिलरली इसे एक नाम और दिया जाता है, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि इंटरस्टेट काउंसिल्स और दूसरी जगहों पे जीएसटी काउंसिल वगैरह में सेंटर और स्टेट्स आपस में साथ में मिलके एक कोऑपरेटिव स्पिरिट में काम करते हैं, इसलिए साथ में मिलके काम करते हैं, एक सहयोग से काम करते हैं, इसलिए इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोला जाता है। ऑल्सो
प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स इसे बोलते हैं फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कि मतलब वैसे तो सेंटर स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, लेकिन सेंटर के फेवर में काफी ज्यादा पावर जो है वो टिल्टेड है। तो ये जो पर्टिकुलर फीचर था, इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज फेडरल कैरेक्टर। फेडरलिज्म के फीचर्स मैंने आपको बताए थे, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। उसके बेसिस पे हमारे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड, अरे आंख बंद करके टिक लगाना है। हमने अभी अभी देखा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो ही फेडरलिज्म मेंटेन कर पाएंगे। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, राज्यसभा में लोग चुन के आ रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कल को पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने लगा, तो उसमें राज्यसभा कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी। ऐसे में जो जुडिशरी है उसे ही आके इसे रोकना होगा। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, मतलब कि गठबंधन की सरकार बनाई जा सकती है और उसमें अलग अलग लोकल लेवल की पार्टीज के मंत्री बन सकते हैं। नहीं, ये तो फेडरलिज्म कहीं से नहीं दिख रहा, ये तो रीजनलिज्म दिख रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है कि कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इसका फेडरलिज्म से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ऐसे में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारा एकमात्र फीचर है कि कैसे हम फेडरल हैं। तो हमने लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज देख लिया, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देख लिया, और फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस देख लिया। अब चलते हैं अगले सैलिएंट फीचर की तरफ, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमारे को अमेरिका में देखने को मिलती है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ये हमारे को यूके में देखने को मिलती है। ऐसे में ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका वाली, हम ये फॉलो नहीं करते। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो करा है यूके से। सवाल उठता है कि सर इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा लेजिस्लेचर, ये है हमारा एग्जीक्यूटिव, और इधर आपको दिख रहा है एक ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कि आपको इधर दिख रहा होगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में इधर एक ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे को ये ढक रहे हैं ऐसे। इसका बेसिक मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक कोऑपरेशन होती है, एक ओवरलैप होता है। मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे ये दोनों सहयोग से काम करते हैं, मतलब कि ये दोनों मिलके काम करते हैं। सर ये तो ठीक है, लेकिन ओवरलैप कैसे हो रहा है। ओवरलैप ऐसे हो रहा है कि आप समझो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है। सर प्रधानमंत्री हैं, पता है। तो अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गए। हाँ सर बात तो सही है कि जो मंत्री होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, ये सब कौन है, मंत्री हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। लेकिन इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाराणसी से लोकसभा के सांसद भी हैं। मतलब कि वो मंत्री तो हैं ही, मंत्री होने के साथ साथ वो सांसद भी हैं। मतलब कि वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। तभी यहाँ पे ओवरलैप आया कि अगर मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी को खड़ा करूं तो वो ओवरलैप है। मतलब कि वो मंत्री भी हैं और वो सांसद भी हैं, वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। मतलब कि मंत्रियों के माध्यम से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक ओवरलैप आता है कि जो मंत्री हैं
वो एग्जीक्यूटिव में भी काम कर रहे हैं और वो संसद भवन जाके लेजिस्लेचर में भी काम कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोऑपरेशन, कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संसद भवन में डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कानून भी लेके आ रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं। मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं, वो लेजिस्लेचर का भी काम कर रहे हैं। ऐसी एक व्यवस्था जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में ओवरलैप होता है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ऐसे में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं, वो साथ में कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोऑपरेशन के अलावा एक चीज और होती है, जिसे हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जितने भी मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कैबिनेट है, वो सब लेजिस्लेचर की तरफ अकाउंटेबल होगा। मतलब कि जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह संसद में आएंगे, एग्जीक्यूटिव में काम करके आएंगे, सपोज करो आज वो मंत्रालय गए पहले अपने अपने, उन्होंने वहां पे अलग अलग पॉलिसी स्कीम लाए, फिर उसके बाद संसद का सेशन था, तो वो दोनों संसद भवन में पहुंचे। संसद भवन में वो जैसे ही पहुंचते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वैसा क्यों कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है, उनकी जिम्मेवारी घोषित की जा सकती है कि आप बताइए, आप ये स्कीम क्यों ना है, आपकी जिम्मेदारी है जनता की तरफ। तो ऐसा एक सिस्टम जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर की तरफ एक जिम्मेदारी है कि वो जो भी अपने मंत्रालय में काम कर रहे हैं, उन्हें संसद भवन में आके उसका जवाब देना पड़ेगा। इस जवाबदेही को, इस अकाउंटेबिलिटी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का एक अहम हिस्सा माना गया है। तो हमारे यहाँ कैसे साबित होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ ओवरलैप है, हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो सांसद भी हैं, हमारे यहाँ ये लोग साथ में कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं, और साथ में सरकार की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पार्लियामेंट की तरफ। हमारे यहाँ ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों ही लेवल्स पे चलता है। कि मतलब स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होगा, चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर होगा वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होगा और वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होगा। कि फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लेकिन वो बंगाल की एक विधायक भी हैं, योगी आदित्यनाथ, यूपी के विधायक भी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। ओवरलैप। तो चाहे सेंटर का सिस्टम हो या स्टेट का सिस्टम हो, दोनों ही जगह पे हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में एक ओवरलैप होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक ओवरलैप होता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर की तरफ अकाउंटेबल होता है। इसका उल्टा होता है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। अगर आप अमेरिका का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो इस तरीके से बनेगा कि वहां पे देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, उनमें कोई भी ओवरलैप नहीं होता। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं होता। मतलब कि उधर एग्जीक्यूटिव अलग काम कर रहा है और लेजिस्लेचर अलग काम कर रहा है। मतलब कि अमेरिका में देयर इज नो कोऑपरेशन, देयर इज नो ओवरलैप, देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, अलग अलग हैं, साइड साइड हैं, लेकिन इनमें ओवरलैप भी है। मतलब कि इनमें सेपरेशन ऑफ पावर भी है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस भी है, कि एक दूसरे के ऊपर नजर बनाए रहते हैं। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उधर कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो हमारे यहाँ चाहे सेंटर का लेवल हो या स्टेट का लेवल हो, दोनों ही जगहों पे ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो अगर हम एक बारी फीचर समझें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, मोस्टली हम समझ चुके हैं। कि सबसे पहले यहाँ पे एक नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होंगे जो कि एक नॉमिनल हेड होंगे, और फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि रियल पावर रखते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि ये जो नॉमिनल हेड का सिस्टम होता है ये हमने यूके से बोरो करा, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने यूके से लिया था। जैसे वहां पे राजा जो है वो नॉमिनल हेड और ऋषि सुनक, आशीष नेहरा रियल हेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है और रियल पावर जो है वो प्रधानमंत्री और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है।
तो ऐसे में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का ओवरलैप होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर की तरफ अकाउंटेबल होता है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो हैं उनकी जवाबदेही है लोकसभा और संसद भवन की तरफ। साथ में राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, नॉमिनल हेड, सिंबॉलिक हेड, रबर स्टैंप, वेरस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रियल पावर होती है। इसी कारण से ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है इसे प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कई बार बोल देते हैं कि जो यूके और इंडिया में सिस्टम चल रहा है दैट इज प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो रियल असली पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है मेजोरिटी पार्टी रूल, कि आप जो है तभी सरकार बना सकते हो जब आपकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी। अगर बीजेपी की है तो बीजेपी, कांग्रेस की है तो कांग्रेस की। अगर आपका बहुमत नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो मेजोरिटी पार्टी के ऊपर चलता है। फिर एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर की तरफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी मंत्री हैं वो सब लोकसभा और पार्लियामेंट की तरफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है पार्लियामेंट में, और उनको जो है अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा तो होते ही हैं, और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर सरकार के हेड होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि अगर केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री हेड हैं, सरकार के रियल हेड हैं, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल हेड हैं। साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर और होता है कि जो इसका लोअर हाउस होता है, मतलब कि लोकसभा या विधानसभा, उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली अपने इंडिया में लोकसभा और विधानसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। यह भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है। मतलब कि अगर हमारे को लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इधर से हमारे को ये समझ आता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में वो फॉलो होता है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ वो काम नहीं करता। हमारे यहाँ बेसिकली एक ओवरलैप है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो हमने समझा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस सोर्सेज, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब चलेंगे बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की तरफ। दो तरीके के दुनिया में सिस्टम होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, एक होता है जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये दो प्रकार के सिस्टम दुनिया में काम करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट जो है वो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है, और उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाएगा। मतलब कि ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड जो कानून पास करना चाहे वो कर सकते हैं, और वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। मतलब कि जुडिशरी पार्लियामेंट के आगे कुछ नहीं बोलेगा। और तभी आप लॉजिकली समझिए कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है। ब्रिटेन में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट नोन एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, कि हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड जो चाहे वो कानून पास कर सकते हैं। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। ये मेरा यूके, मैं यहाँ का जैकान चिक हूं। दैट इज व्हाट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज। कि संसद भवन आशीष नेहरा की सरकार ने जो कानून पास कर दिया, भले ही सही हो, गलत हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। पार्लियामेंट सबसे ऊपर की बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है पार्लियामेंट। दिस इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। दूसरी तरफ यूएस में एकदम ऑपोजिट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है कि भले ही वहां की कांग्रेस, उधर के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, उनकी कांग्रेस कुछ भी कानून पास कर ले, सुप्रीम कोर्ट उनकी जुडिशरी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। देयर इज जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि उधर का जुडिशरी का ऑर्डर फाइनल होता है। पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर ले, कैसा भी कानून पास कर ले, अगर जुडिशरी ने कह दिया ये कानून नहीं इंप्लीमेंट होगा मतलब नहीं इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद कांग्रेस वहां पे कुछ नहीं कर सकती। इसे कहते हैं
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि सारी रियल पावर जुडिशरी के हाथ में है और जो वो बोल देंगे, जैसा वो बोल देंगे, कानून को वैसा ही करना पड़ेगा। एक तरफ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ब्रिटेन में कि पार्लियामेंट सबसे ऊंची बॉडी है, और दूसरी तरफ है अमेरिका का सिस्टम कि जुडिशरी सबसे ऊंची बॉडी है और वहां की कांग्रेस जुडिशरी के आगे कुछ नहीं बोल सकती। इंडिया में एक बीच का सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, कि हमारे यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो की जाती है, हमारे यहाँ एक बैलेंस बना के रखा जाता है। मतलब कि हमारे देश में पार्लियामेंट के पास भी पावर है और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। अगर पार्लियामेंट एक कानून पास कर रहा है, मतलब कि हमारे यहां जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये हमारे यहां को एग्जिस्ट करता है। दे को एग्जिस्ट इन इंडिया। यूएस में क्या है, सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। यूके में क्या है, सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। हमारे यहाँ क्या है, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी। ये दोनों चीजें हमारे यहाँ को एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसे में एक एग्जाम्पल समझते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून पास करा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून गलत है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू लगाते हुए उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये बोला कि यह कानून बेकार है। मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब रिवर्स केस लेते हैं। जुडिशरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक पैनल बनाया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। जुडिशरी ने ऐसा एक पैनल बनाया। पार्लियामेंट ने कानून पास करके बोला कि इस पैनल की कोई वैलिडिटी नहीं है, हमारे पैनल में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, उस जजमेंट को पार्लियामेंट ने कैसे तोड़ा, कानून पास करके। तो हमारे यहां दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। कभी जुडिशरी पार्लियामेंट के कानून को खत्म कर देता है, कभी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को खत्म कर देता है। हमारे यहां ना तो जुडिशरी सबसे ऊपर है, ना पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। हमारे यहां ये दोनों बराबरी पर हैं, और इसलिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश वाला मतलब पार्लियामेंट की कानून बनाने की पावर, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू लगाने की पावर, दे को एग्जिस्ट टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ बैलेंस between procedure established by law and due process law. We have a balance between parliamentary sovereignty and judicial supremacy. हम एक बीच का रास्ता फॉलो करते हैं। 2017 में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना था, देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा वही वाला ओवरलैप, मंत्री, लेजिस्लेचर, वही वाला। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, नहीं नहीं नहीं, अभी तो बात करी कोऑपरेशन, ओवरलैप। इंडिपेंडेंटली तो अमेरिका में काम होता है। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, नहीं। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, हाँ, कि मतलब मंत्रिमंडल जो है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा लेजिस्लेचर में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर इज सी। 2015 का सवाल, देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिकॉज, अब आप समझो, ये क्वेश्चन है 2015 का, ये क्वेश्चन है 2017 का, डिट्टो सेम लैंग्वेज, हल्का बहुत इधर उधर एक दो शब्द कर दिए और सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, उसके ऑप्शंस भी साथ में देख लो। कभी यूपीएससी छूटेगा ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से समझना है, जैसे हम समझते आ रहे हैं। देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नहीं, ये तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। याद करो, कल बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बीच में फर्क, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, याद करो वो सब। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी हो गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी ना है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा।
ये दोनों ही हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं कि लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, अपर हाउस को नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इन दोनों में, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवरलैप होता है। आंसर इज डी। 2014 में एक और क्वेश्चन बना था, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, संवैधानिक सरकार कौन सी होती है। बेसिकली हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे को एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखना है, मतलब कि पार्लियामेंट और जुडिशरी सेम लेवल पे हैं और कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंडिविजुअल लिबर्टी पे इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, मतलब कि जो प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस की पावर को बढ़ावा दे वो सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। गलत। हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करना चाहते हैं और इसलिए हम एग्जीक्यूटिव की पावर को बढ़ावा नहीं देना चाहते। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, बिल्कुल सही बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो स्टेट की पावर को कम करती है और लोगों के राइट्स को बढ़ावा देती है। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप जजमेंट देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों के फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहे हैं, कि आप उन्हें नहीं बता रहे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कहां से पैसा आ रहा है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और ये बोला कि जो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो लोगों के राइट्स के खिलाफ जा रही है, उनके राइट टू वोट के खिलाफ जा रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ जा रही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रही है। इसलिए ये स्कीम के थ्रू सरकार लोगों के राइट्स को कर्टेल कर रही थी, हम ऐसा नहीं चाहते और इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया गया। आंसर होगा बी, ओनली 2। तो अब हम आते हैं अपने अगले सैलिएंट फीचर पे, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि हमारे यहाँ एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था जहां पर एक ही सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो पूरा सिस्टम सेंटर और स्टेट दोनों के कानूनों को इंप्लीमेंट कर रहा है, सेंट्रल लॉस और स्टेट लॉस दोनों को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो एक कॉमन सिस्टम में काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और जो सेंटर और स्टेट दोनों के कानूनों को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, उनके डिस्प्यूट्स देखते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। बेसिकली यूएस में क्या होता है, उनके यहाँ दो अलग अलग सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, एक है सेंट्रल सिस्टम और एक है स्टेट का सिस्टम। जो सेंटर का जुडिशरी है वो सिर्फ सेंट्रल लॉज देखेगा और जो स्टेट की जुडिशरी है वो स्टेट लॉज देखेगी। तो यूएस में जुडिशरी जो है वो अलग अलग बटी हुई है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वेराज इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो स्टेट के लॉज भी देख रहा है और यूनियन के लॉज भी देख रहा है, एक ही सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट्स है जो स्टेट के लॉज भी देख रहा है, यूनियन के लॉज भी देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्टेट के लॉज और यूनियन के लॉज दोनों देख रहा है। तो ऐसे में इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब आता है वर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, कि हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का मतलब होता है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दबाव में नहीं है, एकदम फ्रीली काम कर सकते हैं। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ऐसी स्कीम क्रिएट करी गई है कि वो बिना किसी डर के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कोई अच्छी जजमेंट पास कर दी तो कल को प्रधानमंत्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट मेरे को हटा देंगे, मेरी सैलरी काट लेंगे या फिर मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। इस प्रकार का डर जहां नहीं होता, इस प्रकार की दबाव जहां नहीं होता, जहां पे जुडिशरी बिना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डर के काम कर सके, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उसमें सबसे पहला फीचर आता है फिक्स्ड सैलरी, कि जजेस चाहे कैसी भी जजमेंट पास करें उनकी सैलरी फिक्स रहेगी, उनको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना होता है तो आर्टिकल 124 के अंदर आपको पार्लियामेंट में पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस और डिबेट्स करनी होती है, उसके बाद ही आप जजेस को हटा सकते हो। और उसमें भी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 आपको फॉलो करना होगा। साथ में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कि एक बार आप जज बन गए तो हाई कोर्ट में 62 और सुप्रीम कोर्ट में 65 तक आप जज रहोगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स के जितने भी खर्चे होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से निकाले आते हैं, मतलब कि सरकार उनका पैसा नहीं रोक सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा मेरे खिलाफ जजमेंट दे रहे हो,
अब तुम्हारे को पैसा नहीं देंगे कोर्ट चलाने को, ये नहीं होगा। साथ में जजेस के कंडक्ट को आप पार्लियामेंट और विधानसभा विधान परिषद में डिस्कस नहीं कर सकते। ये जज तो बड़े बेकार हैं, ये जज तो बड़े अच्छे हैं, इस तरीके से जजेस के कंडक्ट को आप पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते। एकमात्र कंडीशन जहां पे आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हो वो है जब आपको जजेस को उनके ऑफिस से बर्खास्त करना होता है, निकालना होता है। मतलब कि जजेस का जो कंडक्ट है उसे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, विधानसभा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनाए रखना चाहते हैं। साथ में कोर्ट के पास एक पावर होती है, पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट, कि मतलब अगर आप कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, कोर्ट की बात नहीं मान रहे, कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हो, कोर्ट की गरिमा प्रतिष्ठा के खिलाफ जा रहे हो, तो कोर्ट आपको सजा दे सकता है, जिसे हम कहते हैं पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। इन सब चीजों से हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिया में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी न्यायपालिका का झंडा जो है वो बने रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इंडिपेंडेंट भी है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दबाव में नहीं है, उन्हें जो काम जैसे काम करना है वो कर सकते हैं। इसी के साथ और भी कई सारे छोटे-छोटे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने आते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इसको अलग से चैप्टर में देखेंगे, डीपीएस भी अलग चैप्टर देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग-अलग चैप्टर्स में देखेंगे, इसलिए यहाँ पे इन पे एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये थे अपने सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बेसिकली ये पता है कि केशवानंद भारती जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा नया डॉक्ट्राइन इजाद करा जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको शुरू में ये भी बताया इस लेक्चर में कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है ये हमने जर्मनी से इंस्पायर हुए हैं, मतलब कि जुडिशरी जो है जर्मनी से इंस्पायर हुई थी कि हाँ हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर लाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कैसे और इसकी जरूरत क्या है। बात है 1951 की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया था, आपको पता है 1950 में। जैसे ही संविधान एनफोर्स होता है 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद 1951 में आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। पार्लियामेंट इस अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस समय पे सोशलिज्म काफी जोर पकड़ रहा था और हमारे को जमींदार और इन सब से जमीन लेके लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। इसलिए सरकार को लगा कि हमारे को राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था उसे थोड़ा सा बदलना चाहिए। ऐसे में पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास करा। इस समय पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यूपीएससी कई बार ऐसे सवाल पूछता है कि कौन से अमेंडमेंट के समय पे कौन से प्रधानमंत्री थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के दौरान जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट अमेंड हुआ, कुछ लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंड कर पा रहा है पार्लियामेंट? फंडामेंटल राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, चेंज करने की पावर है? केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में बोला कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है आर्टिकल 368 के अंदर। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। आपको पता है कि आर्टिकल 13 के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज लॉ। ये जो आर्टिकल 13 के अंदर वर्ड दिया हुआ लॉ, इसका मतलब है कि अगर कोई भी लॉ पास होता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। लॉ में नोटिफिकेशंस, बायलॉज, बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, कस्टम्स, ये सब चीजें आती हैं। डिटेल में देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर पे आऊंगा। अभी के लिए आपको इतना तो पता ही है कि आर्टिकल 13 मतलब जुडिशियल रिव्यू, और उसके अंदर एक वर्ड डिफाइंड है लॉ। कोई भी लॉ अगर हिंदुस्तान में आ रहा है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है। तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं माना जाएगा। मतलब कि जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकती।
मतलब कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट को कितनी ज्यादा पावर दे दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की। इसके बाद आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात बोली जो शंकरी प्रसाद में बोली थी कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, और ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह जजमेंट से पार्लियामेंट को एक फ्री हैंड मिल गया था कि वो जब चाहे जितना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जुडिशरी उनके ऊपर रोक नहीं लगा रही थी, क्योंकि जुडिशरी ने आर्टिकल 13 को ऐसे इंटरप्रेट करा था कि वर्ड लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कवर नहीं होंगे। फिर आती है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में बोला था उससे कोर्ट पलट गया और ये बोला कि अब से पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल हैं, मतलब कि अपरिवर्तनीय हैं और पारलौकिक हैं। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का सैक्रोसैंक्ट स्टेटस है, आप फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे बोला गया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी हालत में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया। पहले शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट और हम जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाएंगे। गोलकनाथ में एकदम कंप्लीट 360 डिग्री पलट गया और ये बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करेगा, और अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 368 के अंडर, उसके ऊपर अब से हम जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंदर लगा सकते हैं। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में क्या बोलते आ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात बोली गई। तो आप समझिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही पुरानी जजमेंट से पलट गया। पार्लियामेंट को एक बड़ा धक्का लगा। पार्लियामेंट ने बोला यार अभी तक तो हमारे पास कंप्लीट पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में हमारी सारी पावर छीन ली। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है। हमारे यहाँ अगर जुडिशरी की कोई बात काटनी है तो संसद भवन कानून पास करके जुडिशरी की बात काट सकता है। अभी हमने इलेक्शन कमिश्नर वाला एग्जांपल देखा। पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास करा और इस अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड करा। इन दोनों अमेंडमेंट से बोला कि गोलकनाथ में बोली गई बात गलत है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, और ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट पास करेगा उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। पार्लियामेंट की कंप्लीट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के केस में कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो मतलब कि यहां पे एक लड़ाई छिड़ गई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में यह बोला गया कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है। गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट कैड़ा हो गया और ये बोला कि नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की बात काटने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया गया कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो अमेंडमेंट चाहे वो कर सकते हैं, जुडिशरी हमारे को नहीं रोकेगा, जैसे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बाद नहीं रोक रहा था। फाइनली केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सबसे पहला सवाल यहां पे उठा कि ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट पास करके अपने आप को जो इतनी सारी पावर दे दी है कि मैं कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता हूँ, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता हूँ, जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, ये जो इतनी सारी पावर यहाँ पे दे दी गई है, क्या ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला कि ठीक है चलो पार्लियामेंट की ये बात मान लेते हैं, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये जो अमेंडमेंट है इसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, ये जो अमेंडमेंट है इसे चालू रहने दो। मतलब ये कि केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकता है, कर लेने दो, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। सबने पूछा कैसी शर्त।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शर्त यह है कि जब भी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा। और यहां से शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ 24th अमेंडमेंट के बाद ये पूरी लड़ाई लड़ते हुए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इजाद होता है। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बोला कि आप जो अमेंडमेंट करना चाहते हो कर लो, लेकिन बस संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ आप नहीं जाओगे। ऐसे में पार्लियामेंट को फिर गुस्सा आया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है। उन्होंने ये बोला कि 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से एक अमेंडमेंट लेके आए। ये दौर है इमरजेंसी का, जहां पे इंदिरा गांधी और राजनारायण की लड़ाई चल रही थी। बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात आई थी। बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही थी कि इंदिरा गांधी जो है, क्या वो ठीक तरीके से प्रधानमंत्री बनी है या नहीं बनी है। उनका जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, क्या वो वैलिड था या नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार ने 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास करा और ये बोला कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, कि मतलब अगर कोई भी सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ठीक तरीके से चुने गए या नहीं चुने गए हैं, उसमें जुडिशरी अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ऐसा एक अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट केशवानंद भारती के इमीडिएटली बात किया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, दैट इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट ने गलती करी है और वो गलती है कि ये हमारे जुडिशियल रिव्यू को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गलती ये है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ऐसे में आपने जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के बाहर डालने की कोशिश करी है कि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर कोर्ट कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा, कोर्ट कोई भी बात नहीं करेगा। इस तरीके का जो भी आप कानून ला रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जुडिशरी जो है उसके ऊपर रिव्यू नहीं लगा सकता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में बोला कि ये जो 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 है ये पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाती है और ये जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस अमेंडमेंट से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, हमारा जुडिशियल रिव्यू छीनने की कोशिश करी गई है और इसलिए हम इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करते हैं। पार्लियामेंट को यहां पे फिर गुस्सा आया और फिर पास होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। पार्लियामेंट ने बोला यार बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उन्होंने दोबारा से आर्टिकल 368 को अमेंड करा और ये बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है, हमारा जो मन करेगा वो अमेंडमेंट करेंगे, जो फंडामेंटल राइट मन करेगा अमेंड करेंगे और हमारे किसी भी कानून के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाएगा। मतलब घूम फिर के वो सारी लड़ाइयां हो रही हैं बार बार कि जुडिशियल रिव्यू लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बहुत जगह है नहीं है, अरे बहुत जगह है नहीं है, वो वाला मीम याद करो। यहां पे लड़ाई चल रही है बार बार। फाइनली मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए बात खत्म कर देता है और बोलता है कि देखो ये रोज रोज का नहीं चलेगा। आपने जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ये बोला है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते, ये एकदम गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप फिर वही बात कर रहे हो पता नहीं क्यों कि जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। अरे जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसीलिए हम जो है किसी भी कानून के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। आप अपनी लिमिट में रहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। मतलब कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है वो लिमिटेड पावर है, वो अनलिमिटेड पावर नहीं है। और इसीलिए मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का इतना हिस्सा था जहां पे ये बोला गया कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया। सेम चीज वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में दोबारा बोली कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो हमारे देश में बना रहेगा। तो कुल मिला के पोजीशन ये बनी कि बहुत समय तक लड़ाई चलती रही कि अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, जुडिशियल भी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। आज की तारीख में नेट पोजीशन ये है
कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहे कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करना चाहे कर सकता है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट में रह के करना है और बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे के अंदर रह के करना है। अगर लिमिट में नहीं रहे और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ गए तो सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू लगाएगा और आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देगा। ये था नेट क्रक्स केशवानंद भारती, वमन राव और मिनर्वा मिल्स का। ये जो पर्टिकुलर टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन्ड है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। आपको हमेशा ध्यान से ये चीजें समझनी है कि मेंशन्ड या डिफाइंड ये दो अलग शब्द होते हैं। यूपीएससी ऐसा कई बार पूछ चुका है अपने प्रीलिम्स में, हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। मेंशन और डेफिनेशन। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। ये जो वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है और ना ही ये कहीं पे डिफाइंड है। मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये वर्ड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली पार्लियामेंट के किसी भी कानून में ये वर्ड ना तो मेंशन्ड है और ना ही डिफाइंड है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी से इंस्पायर होके ये कॉन्सेप्ट यहां पे लाया और ऐसे में इसकी परिभाषा लीगली अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पे अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोनेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे के अंदर डालता रहता है कि हाँ, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, लिबर्टी बेसिक स्ट्रक्चर है, जस्टिस बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट की पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को अपडेट करता रहता है। तो मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की एक पुख्ता डेफिनेशन है, जवाब है ना। क्या बेसिक स्ट्रक्चर किसी कानून या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जवाब है ना। बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट 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 के बाद बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व कर रहा है, उसकी लिस्ट में और फीचर्स ऐड कर रहा है। हर जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है और ऐसे में हमारे पास एक पुख्ता डेफिनेशन नहीं है इस वर्ड की। सवाल उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कवर होता है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी जजमेंट्स के बाद हमारे को ये दिखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कवर होता है। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में जो वर्ड्स मेंशन्ड हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे कि सॉवरेंटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सेपरेशन ऑफ पावर जो हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, और जो फेडरलिज्म हो गया ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सिमिलरली वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो कि आर्टिकल 38 में दिया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हुए आ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस, फ्री और फेयर इलेक्शंस की बार बार लगातार चुनाव होने चाहिए, पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन लिमिटेड तरीके से। समझिए, जब भी आपको ये सोचना हो प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट आए कि क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, तो आपको उससे जुड़े दो तीन कीवर्ड हमेशा दिमाग में रखने हैं कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है वो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, और वो एक लिमिटेड पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाएगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 के अंदर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्पेशली पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 136 में दिया हुआ है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑल्सो हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है कि हाई कोर्ट की स्टेट में जितने भी लोअर लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो सुपरिटेंडेंस बना सकता है, निगरानी कर सकता है। हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंस की जो पावर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अनरिस्ट्रिक्टेड जस्टिस करने की आर्टिकल 142 के अंदर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग जजमेंट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी से जुड़ा 2020 का एक सवाल देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर। इतने ही पोर्शन में देखते ही हमें समझ आ गया पहला स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर ना तो डिफाइंड है ना मेंशन्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, इमीडिएटली गलत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया हुआ है आर्टिकल 13 में।
टू सेफगार्ड सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। सही बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फोर्स करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है। आंसर हो गया बी, ओनली 2। पहला स्टेटमेंट गलत है। केक वॉक क्वेश्चन। तो हमने अपने संविधान के कई सारे फीचर्स देखे समझे, सैलिएंट फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर, जजमेंट्स। अब समझते हैं दो तीन बातें छोटी छोटी सी बस। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पैचवर्क है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस का, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इतना इतना सारा फीचर अलग अलग जगहों से ले लिया। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उस टाइम पे कोई नया कॉन्सेप्ट इजाद करना मुश्किल है, और इसलिए हम कॉन्सेप्ट बोरो कर लेते हैं लेकिन अंदर का कंटेंट हमारा खुद का होगा। साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कार्बन कॉपी है और हमने खुद से कुछ नहीं करा। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि हमने 1935 से सिर्फ थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली हैं, लेकिन हमने कोई ऐसे छापेमारी नहीं करी है कि सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। इंडिया की करंट सिचुएशंस को देखते हुए और कॉलोनियल लॉज को हटाते हुए हमने काफी सारे 1935 में भी अमेंडमेंट करे थे, उसके बाद ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को कॉपी पेस्ट करा। इसके अलावा कई सारी जो बातें की जाती हैं कि एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि आपने फॉरेन से इसे बोरो करा है। ऐसा तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बोरो करा है, अंदर का कंटेंट तो हमारा ही है। अनगांधीयन है। अरे हमारा सोशलिज्म पूरा गांधीयन है, ऐसे कैसे अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया? इसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं। आज तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिखता जो अननेसेसरी हो। साथ में ये एक लॉयर्स पैराडाइज है जो कि कॉम्प्लेक्स और टू लीगलिस्टिक है। ये थोड़ा सा मान सकते हैं कि इसकी भाषा काफी मुश्किल है और आम आदमी से आसानी से नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत के हम 2 से 3 चैप्टर कवर करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आशा आपको पसंद आया होगा, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।